नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्तों। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़ौदा पीएनबी प्रभास म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि बड़ौदा पीएनबी प्रभास एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में फ़ंड की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। बड़ौदा पीएनबी प्रभास म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि बड़ौदा पीएनबी प्रभास एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 21 जनवरी 2025 से लेकर 4 फरवरी 2025 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फ़ंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस फंड में बेसिकली आपका जो निवेश किया जाएगा वह एनर्जी से जुड़े सेक्टर, उससे जुड़ी कंपनियों के अंदर ही आपका निवेश रहने वाला है। और यह एक ओपन एंडेड फंड है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं जानते हैं अब इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। एनर्जी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसकी लगातार डिमांड बढ़ती ही जा रही है, चाहे वह हाउस होल्ड सेक्टर हो या एग्रीकल्चर सेक्टर हो या कमर्शियल सेक्टर हो या कनेक्टिविटी। हर सेक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन की लगातार इसके अंदर बढ़ोतरी ही होती जा रही है और आगे फ्यूचर में भी इसकी डिमांड लगातार बढ़ने की ही उम्मीद है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों की पर कैपिटल इनकम बढ़ रही है वह उसी हिसाब से अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाले डिवाइसों की मांग बढ़ती जा रही है और वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं। इस वजह से फ्यूचर में इसकी डिमांड लगातार बढ़ने की ही उम्मीद है। साथ ही साथ गवर्नमेंट का भी इसके ऊपर मेजर फोकस रहने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने ज़्यादा से ज़्यादा अब आने वाले फ्यूचर में व्हीकल और जो भी हमारे ट्रांसपोर्ट से चलने वाली चीज़ें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कन्वर्ट करना चाह रही है, ताकि इससे पोल्यूशन भी कम हो सके और वह दूसरे देशों के ऊपर निर्भर ना हो एनर्जी के लिए। क्योंकि अभी तक हमारा जो ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वह ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। इस वजह से हमें बहुत बड़ी मात्रा में बाहर के देशों से ऑयल ख़रीदना पड़ता है। जबकि एनर्जी की बात करें तो इसके अलग अलग स्वरूप के कारण हम यह अपने घर में ही पैदा कर सकते हैं, यानी हम इसे खुद मेक इन इंडिया की थीम के ऊपर इंडिया में ही बना सकते हैं, चाहे वह सोलर ऊर्जा हो या फिर हमारी पवन चक्की से बनने वाली ऊर्जा। इस तरीके से अलग अलग चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट का इसके ऊपर फोकस ज़्यादा ही रहने वाला है, ताकि फ्यूचर के अंदर हम दूसरे देशों के ऊपर निर्भर ना हों एनर्जी के लिए। जैसे किसी भी देश की जीडीपी में ग्रोथ होती है वैसे वैसे ही उसकी एनर्जी कंजम्पशन में भी लगातार वृद्धि होती जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण चाइना है। 2003 में जहाँ चाइना की कंजम्पशन 1.5 मेगावाट थी, वहीं अगर 2023 की बात करें तो यह बढ़ते बढ़ते 6.6 मेगावाट हो गई है। वही कंडीशन आज की डेट में अगर हम देखें तो 2023 की बात करें तो जहां इंडिया की कंजम्पशन जो थी वो 1.4 मेगावाट थी। यानी कि फ्यूचर में जैसे जैसे जीडीपी में ग्रोथ होगी वैसे वैसे एनर्जी कंजम्पशन भी लगातार बढ़ती जाएगी। इस वजह से इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ होने की बहुत ही बड़ी संभावना है। इसे आप इस स्लाइड के थ्रू भी समझ सकते हैं। जहां इंडिया की कंजम्पशन की बात करें तो जहां 2017 में यह 14.8% गीगावाट की डिमांड थी, वहीं 2024 में देखें तो यह 19.5 गीगावाट की डिमांड हो चुकी है। यानी आप देखेंगे 2017 से 2024 के बीच में लगातार एनर्जी कंजम्पशन के अंदर वृद्धि हुई है और आगे आने वाले फ्यूचर में भी वृद्धि होने की पूरी संभावना है। इस वजह से इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ भी होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जैसे जैसे जीडीपी ग्रोथ होगी वैसे वैसे एनर्जी कंजम्पशन भी लगातार बढ़ेगा ही। निफ्टी एनर्जी टोटल रिटर्न इंडेक्स का कंपैरिजन अगर निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स से करें तो जहां निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने पिछले एक साल में 27% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 16% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 5 सालों में 19% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 7 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया और 10 सालों में 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं निफ्टी एनर्जी टोटल रिटर्न इंडेक्स को देखें तो उसने पिछले एक साल में 29% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 7 सालों में 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 10 सालों में 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट के 10 सालों में निफ्टी एनर्जी टोटल रिटर्न इंडेक्स ने निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को हर एक साल बीट किया है। इस लिहाज से इसके अंदर निवेश का एक अच्छा मौका हो सकता है उन सभी के लिए जिनका भी नज़रिया लॉन्ग टर्म का है।
क्योंकि भारत में लगातार मिडिल क्लास लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। जहां 2016 के अंदर यह 26% थे, वहीं 2021 में यह 31% हो गए और 2031 आते आते इनका 38% तक होने की उम्मीद है। वहीं 2047 तक इनकी 60% तक होने की उम्मीद है। इस हिसाब से जैसे जैसे मिडिल क्लास बढ़ेंगे उसी हिसाब से उनकी एनर्जी कंजम्पशन की डिमांड भी लगातार बढ़ेगी और इस वजह से हम इन्हें पुराने सोर्सों से पूरा नहीं कर पाएंगे। बात करें ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स की तो उसके अंदर कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया और गैस, इन्हीं के ऊपर बेसिकली एनर्जी के लिए निर्भरता थी। वहीं आने वाले फ्यूचर के अंदर हम इससे अपनी एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए हमें अदर सोर्स के ऊपर भी डाइवर्ट होना ही होगा और अपने इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा ताकि इसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा और एनर्जी पावर अपनी खुद की बना सके। जिसमें अगर बात करें मेजरली तो सोलर हो गया, विंड हो गया और हाइड्रो, इन के ऊपर मेजरली फोकस रहने वाला है ताकि ग्रीन एनर्जी भी इजीली मिल सके और सस्ते रेट पर मिल सके। इस वजह से इनसे रिलेटेड जो जो कंपनियां हैं उनके ऊपर आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ होने की भी बहुत संभावना है। बात करें स्कीम डिटेल की तो यह फंड बड़ौदा पीएनबी प्रभास एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड के नाम से जाना जाएगा। यह फंड एक ओपन एंडेड थीमेटिक फंड है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि ये एक सेक्टरल थीमेटिक कैटेगरी का फंड है, तो यदि अगर आप बिगनर इन्वेस्टर हैं तो आप थीमेटिक कैटेगरी के फंड से दूरी ही बना के चले, क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर हाई रिस्क और हाई रिटर्न मिलने की पूरी संभावना रहती है। अगर आप नए निवेशक हैं तो आप थीमेटिक कैटेगरी से दूरी ही बना के चले। वहीं इसके अंदर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए निवेश कर सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। वहीं बात करें इसके अंदर एसेट एलोकेशन की तो उसके अंदर इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर 80 से लेकर 100% तक निवेश हो सकता है। वहीं इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी 20% तक का निवेश हो सकता है। वहीं डेब्ट और मनी मार्केट के अंदर भी 20% तक का निवेश हो सकता है। वहीं यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड के अंदर भी 0 से 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है और यूनिट ऑफ रेट्स के अंदर भी 0 से 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं बात करें इसके बेंचमार्क की तो उसका बेंचमार्क निफ्टी एनर्जी टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं इसके फंड मैनेजर मिस्टर संजय चावला और मिस्टर संदीप जैन रहने वाले हैं। बात करें इस फंड के ऊपर लगने वाले एग्जिट लोड की तो यदि आप अपने पैसे को 10% तक हिस्सा 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं इसके ऊपर के अमाउंट के ऊपर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा यदि आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं। वहीं बात करें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की तो आप लमसम के केस में 1000 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और SIP के केस में आप 500 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं बात करें टैक्सेशन की तो क्योंकि इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यानी आप इसके अंदर जो भी निवेश करेंगे और उसे अगर आप 1 साल से पहले बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। वहीं अगर आप इसे 1 साल के बाद बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, पर वो भी आपको तभी देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपये से ज़्यादा होता है और अगर इससे कम होगा तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं दोस्तों अगर आप इसके अंदर निवेश की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। दोस्तों आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।